आइए आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2। और आज हम लेक्चर नंबर 2 में स्टडी करने वाले हैं रेखीय संवेग। और रेखीय संवेग के बाद हम न्यूटन के नियम के बारे में जानेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आपकी ऑनलाइन क्लास डेली ले रहे हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है। अगर आपको भी कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का फिजिक्स में डाउट आता है तो आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप पे अपना डाउट को पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2 और रेखीय संवेग। चलिए, रेखीय संवेग देखिए क्या होता है। मोस्टली ज़्यादातर टीचर्स ये बताते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को हम रेखीय संवेग कहते हैं। और यही परिभाषा हमको याद करने को दे दी जाती है, लेकिन परिभाषा से हमारी समझ में नहीं आता कि संवेग क्या चीज़ होती है। हाँ, ये बात जरूर है कि रेखीय संवेग एक भौतिक राशि है, लेकिन ये भौतिक राशि बनी कैसे है उसके बारे में हम आइए चर्चा करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक शीशा है, ये एक शीशा है, गिलास है, और ये गिलास हमने रख रखा है। अब हमने क्या किया, हमने इस शीशे के ऊपर एक m द्रव्यमान की, जिसका द्रव्यमान बहुत कम है, उसको ऊपर से छोड़ा। जब उसको ऊपर से छोड़ेंगे तो उसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, ये मोशन में आ जाएगी, ये गति में आ जाएगी। तो ये जब गति अवस्था में होगी तो ये नीचे जाकर के इस शीशे पर गिरेगी और हम ये देखते हैं कि शीशा नहीं टूटा। इसका मतलब ये है कि इस वस्तु में जो गति हुई थी उस गति ने अपना कोई भी प्रभाव यहाँ पर नहीं दिखाया। अब हम दूसरी गोली लेते हैं जिसका द्रव्यमान काफ़ी ज़्यादा है और उसको भी सेम हाइट से छोड़ा जाता है, उतनी ही वेग से छोड़ा जाता है। जब ये नीचे पहुँचती है, नीचे पहुँचने के बाद हम देखते हैं शीशा टूट जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड एग्जाम्पल में जो वस्तु की जो गति थी वो अपना प्रभाव दिखाती है, और पहले वाले एग्जाम्पल में गति का प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता। इस वाले केसेस में शीशा ब्रेक हो जाता है, इस वाले केसेस में शीशा ब्रेक नहीं होता। तो हमने यहाँ से अपने आप में ये डिसाइड किया, ये सोचने लगे कि जिस वस्तु के पास ज़्यादा द्रव्यमान होगा वो वस्तु अपना प्रभाव दिखाती है, और जिस वस्तु के पास द्रव्यमान कम होता है वह वस्तु अपना प्रभाव नहीं दिखाती। ठीक है, ये हम यहाँ से समझने लगे। अब हम इसे एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बंदूक से एक गोली निकलती है, ये एक गोली निकली और ये गोली जा रही है, इसके पास वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेग है इसका। अब यहाँ सामने हमारा टारगेट है मान लीजिए, तो ये जब गोली यहाँ से निकलकर यहाँ पर पहुँचती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो भी पर्सन खड़ा हुआ होगा या जो भी टारगेट होगा उसको ये चोट देगी, बहुत ज़्यादा चोट देगी। मतलब ये है कि गति अपना प्रभाव दिखाएगी। शीशा होगा तो शीशा तुरंत से टूट जाएगा। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमने एक बहुत मोटी वस्तु ली जिसका द्रव्यमान बहुत ही ज़्यादा था। नहीं, हम यही गोली ले लेते हैं, इसी गोली को ले लेते हैं, द्रव्यमान इसका भी उतना ही है, इसका भी उतना ही है। अब हमने इसको छोड़ा, लेकिन यहाँ पर हमने इस वाले केसेस में जो वेग है, वस्तु का वेग, वो बहुत कम रख लिया है हमने। अब ये गोली जाती है और जा करके इस शीशे पे टकराती है, तो हम ये देखते हैं कि शीशा ब्रेक नहीं होता। तो इस वाले केसेस में हमने वस्तु का वेग ज़्यादा किया तो गति का प्रभाव हमें देखने को मिला। अगर वस्तु का वेग कम कर देते हैं तो गति का प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता। तो अब हम यहाँ ये कहने लगे कि जिस वस्तु के पास ज़्यादा वेग होता है उसमें गति का प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ हम ये कह रहे थे कि जिस वस्तु के पास द्रव्यमान ज़्यादा होता है वो वस्तु अपना प्रभाव दिखाती है। तो अब इन दोनों एग्जाम्पल से हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाने से गति का प्रभाव बदलता है या वस्तु का वेग बढ़ाने से गति का प्रभाव बदलता है। ये हमारी समझ में नहीं आया। फिर हमने सोचा और रिजल्ट निकाला। रिजल्ट निकालने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि गति का जो प्रभाव होता है, गति का प्रभाव दोनों ही राशियों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पे भी और वेग पर भी।
आप द्रव्यमान बढ़ा दोगे तो गति का प्रभाव बदल जाएगा, आप वेग को बढ़ा दो तब भी गति का प्रभाव बदल जाएगा। तो इन दोनों के गुणनफल से हमें एक राशि मिलती है जिसको हम कहते हैं गति का प्रभाव, और वो गति का प्रभाव उसको जानते हैं हम संवेग के नाम से। तो इसको कहते हैं हम रेखीय संवेग। इन दोनों राशियों के गुणनफल को कहते हैं हम रेखीय संवेग, और इसको P से प्रदर्शित किया जाता है। और ये एक वेक्टर राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर राशि है ये, क्योंकि इसमें दिशा होती है इसलिए हम इसको वेक्टर राशि कहेंगे। वे राशि जिनमें दिशा होती है उनको हम वेक्टर राशि कहते हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल, इसको संवेग को और अच्छे तरीके से मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। मान लीजिए एक बहुत भारी ट्रक है और वो ट्रक चलता हुआ आ रहा है, यहाँ ये ऐसे छोटा सा एक ब्रेकर लिया हमने और यहाँ से ये ट्रक चलता हुआ आ रहा है। अगर उसकी स्पीड बहुत कम है, वेलोसिटी बहुत कम है, वेग कम है, तब भी वो ट्रक इस ब्रेकर को पार कर करके आगे की तरफ निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, और द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होने की वजह से गति का प्रभाव बदल गया। ये m ज़्यादा होने से संवेग ज़्यादा हो गया, और संवेग ज़्यादा होने की वजह से वो आसानी से इसको पार कर लेता है। अब हम वहीं पे एक साइकिल ले लेते हैं। साइकिल की वेलोसिटी, साइकिल का वेग भी कम रखते हैं हम, बहुत कम वेग रखा है हमने उसका, और द्रव्यमान तो साइकिल का कम होता ही है, लगभग 15-20 किलो होता है। तो हम यहाँ से साइकिल को छोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये साइकिल एक पहिया तो उसका निकल जाता है, लेकिन दूसरा पहिया अटक जाता है। इस ब्रेकर को वो पार ही नहीं कर पाती साइकिल। अब क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उसमें वस्तु का द्रव्यमान भी कम था, साइकिल का द्रव्यमान भी कम था, और वस्तु का वेग भी कम था, इसलिए वो इस ब्रेकर को पार नहीं कर सकती। तो ब्रेकर को पार करना है तो साइकिल का या तो वेग बढ़ाइए या फिर उसका द्रव्यमान बढ़ाइए। अब ट्रक में ऑटोमेटिकली द्रव्यमान ज़्यादा होता है तो उसका संवेग भी ज़्यादा ही होगा, तो वो अपने आप ही उस ब्रेकर को पार कर लेगा। तो ये होता है बच्चों संवेग। तो आपकी समझ में ये आ गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन आपको बहुत आसानी से याद भी हो सकती है कि वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? हम संवेग कहते हैं, और इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक भौतिक राशि है। बात कर लेते हैं इसकी मात्रक की। ये फॉर्मूला बन गया हमारा P बराबर m/v। अब इसका मात्रक क्या बनेगा बच्चों? मात्रक इसका क्या मात्रक होता है भाई? द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं तो किलोग्राम हो गया। अच्छा, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड, ये पर सेकंड हो गया, तो इसका ये मात्रक हो जाएगा। इस सेकंड को यहाँ से हटा करके हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसका क्या होता है? मात्रक। और वीमा बना लेते हैं हम। वीमा कैसे बनाएंगे भाई? इसकी वीमा क्या होती है? द्रव्यमान की m, और वेग की वीमा होती है LT-1, तो ये हो जाएगी इसकी वीमा। तो वीमा निकालने में आपको सिखाऊंगा, एक दिन में कोशिश करूंगा, आज या कल में ही एक वीडियो तैयार करूंगा आपको वीमा समझाने की कि किस तरीके से हम वीमाएँ निकालते हैं। बहुत आसानी से हम वीमा को फाइंड आउट कर सकते हैं। वीमा आती नहीं है बच्चों को निकालनी, लेकिन जब मैं आपको एक वीडियो बना करके दूंगा तो आप ये नहीं कह सकते कि वीमा कैसे ज्ञात की जाती है, और ये कभी नहीं कहोगे कि हमारी समझ में वीमा नहीं आई। तो आई होप ये आप समझ गए होगे। अब हम अपना टॉपिक ले लेते हैं अगला। तो इसमें टॉपिक अगला आपके नोट्स में दे रखा है, जो मैं नोट्स आपको दूंगा उस नोट्स में ये दे रखा है। मान लीजिए एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान m1 है और ये v1 वेग से चल रही है। एक और वस्तु है, उसका द्रव्यमान m2 है और ये v2 वेग से चल रही है। इसका संवेग p1 है और इसका संवेग p2 है, और मान लीजिए दोनों का संवेग अगर बराबर है तो हम p1 = p2 लिख सकते हैं, यानी कि m1 मल्टीप्लाई बाय v1 लिख सकते हैं और m2 मल्टीप्लाई बाय v2 लिख सकते हैं। अब m1 को एक तरफ करिए और v1 v2 को एक तरफ करिए, तो जब हम यहाँ करेंगे v1/v2 तो ये मिल जाएगा हमको m2/m1। ये देखिए, अब इनमें देखिए, ये है वेलोसिटी, ये है आपकी वेलोसिटी, हिंदी में से वेग बोलेंगे, ये है वेग, और इधर क्या है? द्रव्यमान, ये है द्रव्यमान। अब ये द्रव्यमान देखिए आप उल्टा है, इधर 1/2 है, इधर 2/1 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/ द्रव्यमान, और यहाँ पे लगा देंगे प्रोपोर्शनल का निशान। तो यहाँ पे इससे ये हमें ये पता चल रहा है कि अगर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा तो वस्तु का वेग घट जाएगा।
क्योंकि संवेग कैसा रहना है, नियत रहना है, यानी कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ अपने आप ऑटोमेटिक घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि किसी भी वस्तु का जो संवेग होता है वो निश्चित रहता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के देता हूँ, जैसे ये नंबर 20 है, अब 20 की मल्टीप्लाई यहाँ पे दो क्वांटिटी आएगी इसमें, तो यहाँ पर हमने कर दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 5 चौक 20, 20 रहेगा। अब हमने अगले एग्जाम्पल में थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि हमने इस वाली राशि को बढ़ा दिया, तो ये अपना आप ऑटोमेटिक घटेगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना रहना है, आखिर 20 रहना है। अगर ये घट जाती है, मान लीजिए ये 2 हो जाती है, तो ये फिर 10 हो जाएगी। अभी ओवरऑल कितना है इन दोनों का प्रोडक्ट, 20। तो इसी तरीके से इन दोनों का प्रोडक्ट भी फिक्स रहता है, वो नहीं बदलता। तो ये संवेग संरक्षण का नियम है। इसको हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में, या हो सकता है इसी लेक्चर में समझेंगे कि संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। वेग वैध क्रमानुपाती होता है द्रव्यमान के। ठीक, अब हम लेते हैं न्यूटन के नियम। अब हम न्यूटन के नियम को स्टडी करेंगे। बच्चों, मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से आपको क्लास 11th के जितने भी लेक्चर हैं वो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करने की कोशिश करें। फिजिक्स में अगर कहीं भी किसी भी तरह की कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कैसा भी क्वेश्चन है आपके पास, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको उसको सोल्व करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो आइए अब हम न्यूटन के नियम को स्टडी करते हैं। न्यूटन के 3 नियम हैं जो कि बहुत आसान है। आपने हो सकता है शायद 9th क्लास में भी ये पढ़े हो, न्यूटन के 3 नियम। तो आ जाइए न्यूटन के नियम। न्यूटन के गति के नियम है ये। न्यूटन के है तो नियम बहुत सारे, लेकिन हम यहाँ पे कौन से पढ़ रहे हैं, गति के नियम। एक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम भी है, वो नहीं पढ़ना हमें यहाँ पे, वो चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे हम। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम, लॉजिक न्यूटन के गति के नियम आज हम पढ़ने वाले हैं। ये न्यूटन के गति के नियम है 3। पहला ले लेते हैं, फर्स्ट लॉ, पहला नियम। पहला नियम क्या है? पहला नियम ये बताता है हमें, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम में ही रहेगी, और वो गति अवस्था में है तो गति में रहेगी। ये बात बिल्कुल सच है। न्यूटन का पहला नियम सही है। यदि कोई वस्तु विराम में है, यदि वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहेगी, विराम में ही रहेगी, वो विराम में ही रहेगी। ठीक है। और गति में है तो वो गति में ही रहेगी, गति में है तो वह गति में ही रहेगी, गति में ही रहेगी। कब तक रहेगी? ये बात कब तक लागू है? जब तक हम उस वस्तु पर कोई भी बल नहीं लगा देते। जैसे ये मार्कर है, अब ये विराम अवस्था में है तो ये विराम में ही रहेगा। कब तक? जब तक हम इस पर बल नहीं लगाते। हट गया, विराम अवस्था से बदल गया। ये लो, मैं अपनी सपोर्ट खत्म कर देता हूँ, गुरुत्वाकर्षण बल हटा देता हूँ, यहाँ से अपना हाथ हटा लेता हूँ तो नीचे गिर जाएगा। तो कोई भी वस्तु विराम में है तो वो विराम में जब तक रहेगी जब तक उस पर बल नहीं लगता। इसी तरह से अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती रहेगी। कब तक चलेगी? जब तक कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन हमारी डेली लाइफ में ऐसा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि अगर हम एक पहिए को चला करके छोड़ दें तो वो पहिया चलता रहना चाहिए, गति में ही रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में कुछ घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब चीज़ें होती हैं, उनको तो हम खत्म नहीं कर सकते। वो गति को विरोध करते हैं, गति का विरोध करते हैं और गति को विराम अवस्था में लेकर के आ जाते हैं। जैसे मैंने एक ये पहिया लिया मान लीजिए और इसको चला करके छोड़ दिया तो ये चलता रहना चाहिए, लेकिन नहीं चलता। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ कंटिन्यूस कौन लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। वो इसको कंटिन्यूस पकड़ के खींच रहा है, रुक 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 रुक। वो रुकने वाला अगर ना हो
तो हाँ बिल्कुल ये चलता रहेगा, कयामत तक चलता रहेगा। और फिर घर्षण बल भी तो है, दोनों सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल वो भी तो है, वो भी तो इसको रोकने की कोशिश करता है। तो न्यूटन का गति का नियम जो पहला नियम है वो हमारी डेली लाइफ में नहीं हो सकता। हाँ स्पेस में अगर हम जाकर के देखें तो हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी है वो मोशन में है, गति अवस्था में है, तो वो गति में ही है। और कब तक गति में रहेगी? कयामत तक गति में रहेगी, ऐसे ही चल रही है, वो रुक रही है, कभी भी नहीं रुक रही, क्योंकि उस पर कोई बाह्य बल ही नहीं लग रहा। अगर बाह्य बल लग जाएगा तो वो रुक जाएगी। चांद है, चंद्रमा है, चंद्रमा अपने चारों तरफ घूम रहा है, वो रुकता ही नहीं है, तो वो वस्तु आपकी गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में ही रहेगी। ये न्यूटन का पहला नियम हमें ये सिखाता है। ठीक है, अब न्यूटन के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि जड़त्व ही तो हमें ये बताता है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहेगी। जड़त्व क्या होता है मैंने पीछे की वीडियो में डिफाइन किया है, वहां जाकर के आप उसको देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसे ध्यान रखना। तो यहाँ क्या लिख देंगे? जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता, बाह्य बल नहीं लगता। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें आपको नोट्स में लिखी हुई मिलेगी, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अगला दूसरा नियम ले लेते हैं, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ बोले तो दूसरा नियम। दूसरा नियम हमें क्या बताता है? दूसरा नियम हमें ये बताता है, देखिए इसको दूसरे नियम को हम समझाते हैं। आपके शायद आपने रटा ही होगा, इसे रटना नहीं है। मान लीजिए हमारे पास एक कोई वस्तु है और उस वस्तु का द्रव्यमान m है और वो चल रही है, गति अवस्था में है, उसका वेग u है। तो अभी मैं आपसे पूछूं इस वस्तु का संवेग कितना है, तो आप आंसर करोगे कि सर द्रव्यमान और वेग की गुणनफल को संवेग कहते हैं, इसलिए इसका संवेग m × u होगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इस वस्तु का जो वेग है वो u से v हो चुका है, बदल गया v। तो ये द्रव्यमान है आपका m। अब बताइए संवेग कितना है, तो आप आंसर करोगे कि सर वस्तु के द्रव्यमान और गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, तो इसलिए इसका संवेग m × v होगा। लो जी, ये पहले का मोमेंटम है, ये बाद का संवेग है, p1 एंड p2। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि संवेग में कितना परिवर्तन आया, तो आप क्या करोगे, इस संवेग में से इस संवेग को घटा दोगे। तो इस संवेग को इस संवेग में से हमने घटा दिया, p2 - p1। ये क्या है? ये है आपका डिफरेंस इन p। d फॉर डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, घटाना, अंतर इन p। तो ये हो गया dp, चेंज इन मोमेंटम कितना है, p2 - p1। अच्छा, ये संवेग आने में कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा, तो अगर मैं उस टाइम से इसे डिवाइड कर देता हूं तो बच्चों ये बन जाता है संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर, भाई इस संवेग में परिवर्तन आने में कुछ ना कुछ तो दर लगी होगी, कुछ तो टाइम लगा हुआ होगा, किसी रेट से तो चेंज हुआ होगा, टाइम के साथ चेंज हुआ है। तो टाइम के साथ चेंज हुआ, मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी टाइम से डिवाइड कर दीजिए आप, ये लो जी dt। तो इसको बोला जाएगा संवेग में परिवर्तन की दर, कि संवेग में कितना परिवर्तन की दर है। और यही न्यूटन का कहना था कि संवेग में परिवर्तन की दर तो बाह्य बल के बराबर होती है। भाई ये जो संवेग में परिवर्तन आया है ये बल की वजह से आया है, हमने बल लगाया तब इसका वस्तु का वेग बदला। तो ये संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर मानी जाती है? बाह्य बल के बराबर। तो न्यूटन के सेकंड नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उससे बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये हम लिखेंगे यहाँ से, बाह्य बल की अनुक्रमानुपाती होती है। आप समझ गए होंगे कि न्यूटन का सेकंड नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। न्यूटन का सेकंड नियम आता रहता है। ठीक है, अब होता क्या है कि न्यूटन के सेकंड नियम से हम बल का मापन कर सकते हैं। न्यूटन के सेकंड नियम से कैसे, किस तरीके से? देखो, यहाँ से हमने dp/dt लिखा और ये लिखा इक्वल टू, भाई अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो हमने k ले लिया है, ये है आपका f। अब k की वैल्यू को हमने 1 कर लेनी है, तो k की वैल्यू को जब आप 1 कर लोगे तो ये लिखा जाएगा f
F इजिकल टू ये लिखा जाएगा dp अपॉन dt, और dp को कैसे लिख सकते हैं आप, P2 माइनस P1, तो ये लिखा जाएगा P2 माइनस के P1 और अपॉन में dt। अच्छा आगे देखिए क्या है, आगे हो जाएगा ये P2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा m इंटू वी माइनस m इंटू यू, ये वैल्यू रख ली P2 और P1 की, और यहाँ पे dt। अब इसमें से कॉमन हमें m मिल रहा है, और ये है v माइनस यू और अपॉन में t। अब बच्चों आप जरा तुमने पढ़ा होगा त्वरण की परिभाषा। त्वरण की परिभाषा क्या है कि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से ये जो है वेग में परिवर्तन है इतना, ये वेग में परिवर्तन है और नीचे दर है, तो ये है वेग में परिवर्तन की दर, और ये होता है एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण के बराबर। ये हो गया बल का फॉर्मूला। तो न्यूटन के सेकंड नियम से हम बल का मापन कर सकते हैं इस तरह से। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, मान लीजिए वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है और उस वस्तु का त्वरण दे रखा है, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम बल का मापन कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पे हम ले लेते हैं, द्रव्यमान ले लिया हमने 5 kg है, ठीक है, और उसमें त्वरण कितना है, और उसमें त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो बताइए बल की वैल्यू कितनी होगी, तो F इजिकल टू m इंटू ए। अब m द्रव्यमान कितना है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, और त्वरण कितना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 न्यूटन। ये लो जी, ये हो गया न्यूमेरिकल आपका। तो इस तरीके से हम न्यूटन के सेकंड नियम से बल का मेजरमेंट भी कर सकते हैं, बल का मापन कर सकते हैं। तो आई होप ये न्यूटन का सेकंड नियम भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ ले लेते हैं। थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ भी बहुत आसान है। थर्ड लॉ ये कहता है हमें कि हर एक क्रिया के लिए प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल सही बात है। मैं अगर अपने बोर्ड पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये बोर्ड भी तो मुझ पर वापस उतने ही अमाउंट में फोर्स लगाएगा। इसी को न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं कि अगर हम किसी दीवार पर, मान लीजिए ये दीवार है और इस दीवार पे आपने इधर से फोर्स अप्लाई किया F1, तो दीवार भी आप पे इधर की तरफ वापस फोर्स लगाएगी उतने ही अमाउंट में। तो हम लिख सकते हैं F1 इक्वल टू F2 लिख सकते हैं। ये क्रिया है, ये प्रतिक्रिया है, क्योंकि दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, और विपरीत दिशा में होने के कारण हम यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस साइन यही प्रदर्शित करता है कि यह बल इस बल के विपरीत दिशा में है। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या हुआ कि हर एक क्रिया के लिए प्रतिक्रिया होती है। इसके हम अपनी डेली लाइफ में एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। हम जब चलते हैं, मान लीजिए ग्राउंड है और ये हमारा पैर है, इस तरीके से ये पैर हो जाए हमारा। अब हम क्या करते हैं, जब हम चलते हैं तो अपने पैरों से अपने ग्राउंड को पीछे की तरफ दबाते हैं। ये ग्राउंड को पीछे की तरफ ऐसे दबाया, भाई पीछे दबाएंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो इधर तो हमने करा ये एक्शन, यानी कि ये तो हमने क्रिया कर दी। अब क्रिया के विपरीत दिशा में तुरंत हमें बल मिलेगा, ये रहा, जिसको हम रिएक्शन का फोर्स कहेंगे। रिएक्शन के फोर्स को हम R से लिखते हैं, ठीक है। अब हम हॉरिजॉन्टल से देखें, R यहाँ से कुछ एंगल बना रखा है थीटा, तो हमने R के दो हिस्से बनाए। एक बनाया आगे की तरफ जो बनेगा उसको लिखेंगे हम R cos थीटा, और एक बनेगा ऊपर की तरफ R sin थीटा। अब ये जो R का हिस्सा है, R का कुछ अमाउंट R cos थीटा जो है, ये R cos थीटा हमें आगे की तरफ चलने में हेल्प करता है, और जबकि R sin थीटा हमें हमारा जो बॉडी का बैलेंस है, हमारा जो बॉडी का वेट है उसको बैलेंस करने में यूज हो जाता है। ये बॉडी को बैलेंस करने में यूज होता है, और ये हमें आगे की तरफ चलने में हेल्प करता है। ये आप समझ रहे होंगे कि R cos थीटा R sin थीटा कैसे आया है। तो ये वेक्टरों का वियोजन होता है। दो वेक्टरों को वियोजन कैसे करते हैं आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपको वेक्टरों का वियोजन करना बता दूंगा। बहुत आसान है वेक्टरों का वियोजन करना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे न्यूटन का तीसरा नियम। इसके और एग्जाम्पल भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मैंने नोट्स में यहाँ पर लिख रखा है न्यूटन का तीसरे नियम के उपयोग। यहाँ पर बहुत सारे लिख रखे हैं, क्या क्या है। हाँ, बंदूक पर जब हम बंदूक से गोली निकालते हैं, फायर करते हैं, तो आगे की तरफ बल लगता है, गोली आगे की तरफ भागी चली जाती है। उतने ही
परिमाण में पीछे की तरफ भी बल लगता है, तभी तो बंदूक पीछे की तरफ भागती है, गोली आगे की तरफ जाती है, बंदूक पीछे की तरफ झटका देती है हमें। ठीक है, इसी तरीके से जब हम तैरते हैं तो तैरने के लिए हम आगे की तरफ बल लगाते हैं तो पानी हमारे पे बल लगाता है। नाव में से जब हम उतरते हैं, जब हम नाव में से उतरते हैं तो हम पीछे की तरफ नाव को धकेलते हैं तो हमारे पे नाव आगे की तरफ बल लगाती है, तो हम आसानी से उतर जाते हैं। तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुप्रयोग मैंने नोट्स में दिखा रखे हैं आपको, वहाँ से आप स्टडी कर लेना, उनको नोट कर लेना, आसान समझ में आ जाएंगे। तो इनके एप्लीकेशन आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, कि किसी भी निकाय का एक संवेग संरक्षित रहता है, उसको हम देखते हैं। चलिए, तो उस वाले टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लेना। मैं वीडियो जो भी पढ़ाया है आपको नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और ग्रुप में ऐड होने की कोशिश करें। हम आपको 100% सपोर्ट करेंगे और इन फ्यूचर अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आपके लिए एनडीए, नीट, आईआईटी इन सभी की क्लासेस भी चालू करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो आप सपोर्ट करिए। थैंक यू।